चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बंगले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्णिम गाथा आज भी लोगों के दिलों में क्रांति की अलख जगाती है। इस कहानी में कई ऐसे नायक थे जिन्होंने चुपचाप अपने कामों को पूरा किया और इन लोगों के कार्यों ने ही इन्हें लोकप्रियता के मंच पर ला खड़ा किया। तो दोस्तों, आज मैं संदीप भट्ट आजादी की लड़ाई के एक ऐसे ही सैनिक की बात से शुरुआत कर रहा हूँ, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की। अपने संकल्पों और साहस के लिए मशहूर गोविंद वल्लभ पंत इस जंगे आजादी के एक नायाब हीरो रहे थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये स्थान उस वक्त उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। गोविंद जी अपने दादाजी के संरक्षण में रहे और इसीलिए ईमानदारी का पाठ उन्होंने बचपन से ही सीखना शुरू कर दिया था। गोविंद जी के सारे लक्षण एक आम आदमी की तरह ही थे, लेकिन क्या पता था कि ये शख्स एक दिन भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा जाएगा। स्कूलिंग के आखिरी दिनों में गोविंद जी में अचानक बदलाव आने लगे और पढ़ाई के मामले में वो क्लास में सबसे ऊपर आ गए, खास तौर पर गणित में। अब आगे की पढ़ाई के लिए गोविंद जी ने इलाहाबाद जाने का मन बना लिया, लेकिन घर वालों ने इनके खराब स्वास्थ्य के कारण जाने में ऐतराज किया। फिर भी किसी तरह से उन्होंने अपने घर वालों को मनाया और इलाहाबाद के म्यूर सेंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये उस वक्त देश के बेहतरीन कॉलेजों में से एक था। जल्द ही प्रोफेसर और दूसरे विद्यार्थी इनकी शख्सियत को पसंद करने लगे। कांग्रेस में स्वयंसेवक बनने का मौका गोविंद जी को मिला। 1905 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय के विचारों से ये खासा प्रभावित हुए। 2 साल बाद मौका आया कुंभ मेले का, जहां इन्होंने अपने मित्र हरगोविंद पंत के साथ स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा तूफानी भाषण दिया जिसके बाद इनके लिए अंतिम साल की परीक्षा देना भी मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी मालवीय जी की मदद से इन्हें परीक्षा देने का मौका मिला और बीए की डिग्री मिलने के बाद 1907 में गोविंद जी ने वकालत करने की ठान ली। 1909 में इन्होंने इस परीक्षा में टॉप किया, जिसके लिए इन्हें लम्सडन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद ये रानी खेत आ गए और फिर यहाँ से काशीपुर चले गए। यहाँ इनकी वकालत पूरे जोरों पर थी। यहाँ इन्होंने देश के साहित्यिक और सामाजिक कार्यों को एकीकृत करने हेतु प्रेम सभा नाम से एक संस्था की शुरुआत की। इस सभा ने ब्रिटिश सरकार के टैक्स वसूली के कई नियमों पर आपत्ति जताई और समाज से निरक्षरता, भुखमरी और गरीबी मिटाने के साथ साथ जंगलों की रक्षा के लिए भी कई कार्य किए। उन्होंने किस समय ये कल्पना की थी कि लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। पंत जी ने राजनीति में अपना पदार्पण किया सन 1921 में। इस वक्त वो गांधी जी द्वारा शुरू किए गए अहिंसा के बल पर आजादी की लड़ाई से काफी प्रभावित हुए। पंत जी को नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर यूनाइटेड प्रोविंस के लिए चुना गया। यूनाइटेड प्रोविंस का ही बाद में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और ये कार्य भी पंत जी के द्वारा ही किया गया था। पंत जी का एजेंडा रहा था पूरी तरह से आंतरिक सुधार, जो ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक और राजनैतिक रूप से बेहद जरूरी था। अब विधानसभा में जमींदारी और वन संरक्षण जैसे कई मुद्दे उठाए जाने लगे। 1925 में जब कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने काकोरी डकैती को अंजाम दिया तो पंत जी ने कोर्ट में उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अदालत ने बिना सुनवाई के ही उन्हें कारावास दे दिया और 4 लोगों को फांसी की सजा। ये 4 लोग अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह थे। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया।
कमीशन के लाहौर पहुंचने पर लाला लाजपत राय और पंत के साथ बहुत से स्वयं सेवकों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। एक तरफ लाहौर में लाला जी को लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया, तो दूसरी तरफ लखनऊ में पंत जी को आई चोटें ताउम्र उनके लिए परेशानी का कारण बनी रही। 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए नमक आंदोलन के बाद पंत जी ने यूनाइटेड प्रोविंस में बड़े पैमाने पर नमक आंदोलन को शुरू किया, जिस कारण मई 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देहरादून जेल में रखा गया। यहाँ से छूटने के बाद वो हमेशा जमींदारों और सरकार से किसानों की रक्षा के लिए लड़ते नजर आए। पंत जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही इन्हें 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार बनाने की अनुमति दी गई, उस वक्त पंत जी ने यूपी विधानसभा की कमान संभाली। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो सेनानी गिरफ्तार हुए, उसमें पंत जी भी शामिल थे। लगातार गिरती सेहत के बावजूद ये काफी समय तक जेल में रहे, लेकिन फिर पंडित नेहरू के प्रयासों से इन्हें रिहा किया गया, जिसके बाद पंत जी आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। इनके शासन में प्रदेश गरीबी, बेरोजगारी, अवैध व्यापार जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदेश के शैक्षणिक, चिकित्सीय और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। इसी बीच सरदार पटेल की मौत के बाद पंडित नेहरू ने इन्हें गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया। बतौर गृह मंत्री किए गए इनके कई कार्यों में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल था। इस बिल के द्वारा हम अपने सूबे में एक शांतिमय क्रांति करने जा रहे हैं और साथ ही समाज के ढांचे को भी बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। 1957 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंत जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इस पुरस्कार की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। 1960 में दिल का दौरा पड़ने की वजह से कई दिनों तक कोमा में भी रहे। कोमा के दौरान सोते हुए ही पंत जी ने 7 मार्च 1961 को अपने पेशे के साथ साथ दुनिया से भी विदाई ले ली, लेकिन ये उनकी शारीरिक विदाई थी, जबकि उनकी आत्मा अभी भी देश के विकास की पैरवी करती नजर आती है। जब हम पंत जी के बारे में सोचते हैं तो एक तरफ तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी देश के लिए, देश की आजादी के लिए, और दूसरी तरफ उनकी दृढ़ता, उनकी बहादुरी। आज पंत जी को उनके जन्मदिन की वर्षगांठ पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के एक महान खिलाड़ी की, जिन्हें फादर ऑफ लेग ग्लांस के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट को उसके जन्म के कई वर्षों बाद भी ऑफ साइड का ही खेल माना जाता था, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपनी कलाइयों का बेजोड़ नमूना पेश करके इसमें लेग ग्लांस जैसे ऑन साइड के कई स्ट्रोक्स जोड़े थे। ये महान खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारत के पहले क्रिकेटर रणजीत सिंह जी यानी रणजी थे। क्रिकेट के लिए इनकी दीवानगी इस कदर थी कि कभी शादी ही नहीं की, और जब कभी भी कोई शादी के लिए कहता तो रणजी का एक ही जवाब होता कि क्रिकेट ही मेरी जीवन संगिनी है। इनका जन्म 10 सितंबर 1872 को गुजरात के जामनगर के पास ही एक गांव में हुआ था। उनके नाम का मतलब था एक शेर जो हमेशा ही युद्ध जीतता हो, लेकिन इनकी सेहत अक्सर खराब रहती थी। उनका परिवार राज्य में काफी समृद्ध माना जाता था। उन्होंने क्रिकेट सीखा तो अपनी ही धरती पर, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया इंग्लैंड जाकर। उनके सम्मान में ही भारत में राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, जिसे रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। क्रिकेट के जनक माने जाने वाले WG ग्रेस भी रणजी के खेल से काफी प्रभावित थे, जिसे देखकर ही उन्होंने एक बार कहा था कि दुनिया को अगले 100 वर्षों तक रणजी जैसा बल्लेबाज नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि रणजी को क्रिकेट की दुनिया का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने इस खेल को ऑन साइड के कई स्ट्रोक्स दिए हैं। उन्होंने खुद भी ऑन साइड पर काफी रन बटोरे हैं। उस वक्त
ऑन साइड खेलने वालों को गेंदबाज से माफी मांगनी पड़ती थी, क्योंकि उस तरफ कोई भी फील्डर नहीं लगाया जाता था। लेकिन रणजी ने इस मान्यता को बदल कर रख दिया। रणजी के कौशल को नकारना किसी के बस में नहीं था, इसीलिए वो इंग्लैंड की तरफ से खेलने वाले एशियाई मूल के पहले क्रिकेटर थे। 1896 में मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच में ही इन्होंने 62 और 154 रन की 2 शानदार पारियां खेलकर सभी को आकर्षित कर लिया था। इसके अगले ही साल जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई, तब रणजी ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 7वें नंबर पर उतरकर 175 रन की शानदार पारी खेली थी और इंग्लैंड इस मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था। रणजी इस मैच के पहले से ही काफी कमजोरी महसूस कर रहे थे, लेकिन टीम उन्हें बाहर नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए बीमारी की हालत में उनका ये प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण था। रणजी इसके बाद कभी भी टेस्ट मैचों में शतक नहीं लगा पाए, लेकिन 1895 से लेकर अगले 10 सालों तक उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए। जामनगर में 2 अप्रैल 1933 को 60 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांसें लेने वाले रणजीत सिंह जी ने 15 टेस्ट मैच की 26 पारियों में 44.95 की औसत से 989 रन बनाए थे। एक दिवसीय क्रिकेट में रणजी ने कुल 307 मैच खेले थे, जिनमें इन्होंने 56.37 की औसत से 24,092 रन बनाए। इसमें 72 शतक और 109 अर्धशतक भी शामिल हैं। रणजी ने जिस वक्त क्रिकेट में कदम रखा, उस वक्त वो क्रिकेट खेलने वाले अकेले भारतीय थे। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत इंग्लैंड की टीम से की और अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी इंग्लैंड की ओर से ही खेला था। वो हो या ना हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट उनके बिना आज भी अधूरा है। इसीलिए आज सभी क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से भी रणजीत सिंह जी को दिल से सलाम। Born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, किसी भी विषय पर महज सवाल पूछना ही काफी नहीं है। असली सफर होता है इन सवालों के जवाब तलाश करने का, और सवाल जवाब की यही यात्रा बनाती है विज्ञान को। इस यात्रा में कुछ राही ऐसे भी हुए हैं जिनकी जिज्ञासा इस राह को नए मोड़ देती आई है। कलियमपुड़ी राधाकृष्णा राव भी एक ऐसे ही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान की एक प्रमुख शाखा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। किसी भी देश के योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाले विकास के लिए सांख्यिकी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से संसाधनों का उपयोग प्रत्येक नागरिक कर पाता है। CR राव जी का जन्म आज ही के दिन 1920 को कर्नाटक राज्य में हुआ था। वो अपने 10 भाई बहनों में 8वें नंबर पर थे, इसीलिए इनके नाम में कृष्णा जोड़ा गया। उस वक्त परिवार में सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने के अधिकार प्राप्त थे। पिता पुलिस में थे, इसीलिए उनके तबादले की वजह से शुरुआती शिक्षा आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई। पिता पूरी तरह से अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे और माँ बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए हर रोज सुबह जल्दी उठकर ऑयल लैंप जलाती और सभी को पढ़ने के लिए बैठाती थी। 1931 में पिताजी के रिटायर होने के बाद इनका परिवार विशाखापट्टनम में बस गया। CR राव शुरू से ही गणित में तेज थे। CR ने भी इस बुक को बड़े ही मजे से हल किया और बस इस तरह हर रोज 8 से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करते करते गणित में इनकी रुचि बढ़ती चली गई। परिवार के कहने पर इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया, लेकिन केवल 20 साल उम्र होने की वजह से परीक्षा में बैठने के लिए इन्हें 18 महीने का इंतजार करना पड़ा। इस परीक्षा को दिए बगैर ही CR ने आर्मी सर्वे में बतौर मैथमेटिशियन अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए इन्हें कोलकाता बुलाया गया, जहां होटल में इनकी मुलाकात हुई एक खास इंसान से, जिसने इनकी दिशा को बदल के रख दिया। जिस शख्स से इनकी मुलाकात हुई थी वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से ट्रेंड थे। CR ने इस मुलाकात के बाद स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में 1 साल ट्रेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद इन्होंने के माधवन नैयर के साथ मिलकर 1941 में एसिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के लिए एक पेपर पब्लिश किया और इस तरह अपने सफर को जारी रखते हुए 1943 में
इन्हें गोल्ड मेडल के साथ फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री से सम्मानित किया गया। मास्टर्स के लिए जिन 4 विषयों में इन्होंने अपनी थीसिस लिखी, वही 4 विषय ताउम्र उनके रिसर्च सब्जेक्ट बने रहे। इन्होंने देश और विदेश के कई संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और इस दिशा में इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा क्रेमर राव इनइक्वालिटी रूल, जिसकी मदद से किसी अज्ञात राशि की गणना यानी अनुमान अधिक से अधिक शुद्धता तक लगाया जा सकता है। इन्होंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कार्य करते हुए भी कई ऐसे फॉर्मूले दिए जिनसे यहाँ मांग और आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं सुलझाई जा सके। 1972 में CR इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सेक्रेटरी बने। 1979 में उन्होंने रिटायरमेंट से पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और USA आ गए। इसके बाद यहीं पर कई संस्थानों में स्टैटिस्टिक्स पर रिसर्च की और कई फेमस बुक्स भी पब्लिश की। CR राव को मिले सभी सम्मानों के बारे में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खास सम्मान इस प्रकार हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा, तो वहीं अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नेशनल मेडल ऑफ साइंस से। रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के 115 सालों के इतिहास में वो पहले एशियन, नॉन यूरोपियन और नॉन अमेरिकन थे जो इस सोसाइटी के रिसिपिएंट बने थे। 1967 में CR को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया था। 2006 లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ మెడల్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇచ్చారు. ద హైయెస్ట్ ఆనర్ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో దాని తర్వాత ఇండియాలో హైయెస్ట్ ఆనర్ ఫర్ ఎ సైంటిస్ట్. సో న్యాచురలీ ఐ ఫీల్ వెరీ గ్లాడ్ అబౌట్ ఇట్ that I am able to achieve these kind of things in two different continents. अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ने उन्हें एक ऐसा लिविंग लेजेंड घोषित किया है जिन्होंने न सिर्फ सांख्यिकी को समृद्ध किया, बल्कि इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी जैसे कई विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CR ने युवा विद्यार्थियों को सांख्यिकी की ओर आकर्षित करने के लिए हैदराबाद में नेशनल म्यूजियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्थापना की, जो कि विश्व में अपनी तरह का पहला म्यूजियम है। आज देश और दुनिया का हर शख्स कलियमपुड़ी राधाकृष्णा राव को सलाम करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। आज सिनेमा बदल रहा है और साथ ही बदल रही है लोगों की सोच भी। इसका श्रेय जाता है मेन स्ट्रीम फिल्मों से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्माता निर्देशकों को, जिन्होंने हमें समाज को करीब से जानने और समझने का मौका दिया है। कई बार ऐसी फिल्मों को आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि उनके कंटेंट, लोकेशन और एक्टिंग पर ध्यान दिया जाए तो समाज का असली चेहरा साफ साफ नजर आ जाता है। बॉलीवुड को अपने 20 साल देने वाले राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप को ऐसे ही एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स का गॉडफादर माना जाता है। इन्होंने ब्लैक फ्राइडे, देवटी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वसेपुर, बॉम्बे टॉकीज जैसी कई लीग से हटकर फिल्में बनाई हैं, जिसके लिए उन्हें आज पूरा देश जानता है। हाथ की खादी बनाने का जमाना लग गया, आज तो चड्डी भी सिलती इंग्लिशों की मिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। अनुराग का जन्म आज ही के दिन 1972 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो अपनी कक्षा में सबसे कम उम्र के हुआ करते थे। देखने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में काफी बेहतर थे। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि लाइब्रेरी में छिपने के लिए भागने वाला अनुराग इतना तेज भागेगा कि दुनिया की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। उनके पिता को पहले भी इन पर गर्व था और आज भी है। उनका कहना था कि बचपन में अनुराग बिना ज्यादा मेहनत के अपनी टेक्स्ट बुक का पूरा कंटेंट याद कर लिया करते थे। 1992 में इन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से जूलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और NIFT का एग्जाम भी क्लियर कर लिया।
लेकिन एडमिशन के थोड़े ही समय बाद इन्होंने NIFT को छोड़ दिया और आर्मी में SSC का एग्जाम क्लियर किया। पर यहाँ भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अपनी इसी दौड़ भाग के बीच इन्होंने इंटरनेशनल सिनेमा की खोज की, जिसके बाद उनके लिए खुले दरवाजे एक नई दुनिया के और उन्होंने मुंबई जाने का फैसला लिया। 1993 में कश्यप ने मुंबई में अपने कदम एक अभिनेता बनने के सपने के साथ रखे थे। इस वक्त इनके पास सिर्फ 6,000 रुपए हुआ करते थे, जो कि उन्होंने अपने पिताजी से लिए थे। पर ये पैसे जल्दी ही खत्म हो गए और कई दिनों तक अनुराग को सड़कों पर रातें बितानी पड़ी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से लगे रहे। इसी दौरान केबल टीवी की शुरुआत हुई और कश्यप को स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने स्क्रिप्टिंग से अच्छा पैसा बना लिया और फिल्मों में इन्होंने बतौर लेखक एंट्री की फिल्म सत्या से। एक निर्देशक के तौर पर अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी 5, जो कि आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। ब्लैक फ्राइडे को आलोचकों के द्वारा सराहा गया, तो वहीं देव डी ने बतौर निर्देशक उन्हें वाहवाही के गलियारे में ला खड़ा किया और गैंग्स ऑफ वसेपुर ने अनुराग को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक ब्रांड के रूप में पेश किया। पूछना इनसे हम कौन है। एसपी साहब, एक विधायक को सरेआम थाने में थप्पड़ मारने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है? अंदर ले। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए, एसपी है ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। दोस्तों, वैसे इन फिल्मों की कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिल्में शायद ही किसी ने ना देखी हो। अनुराग ने हमेशा ही अपनी फिल्मों को बड़ी बड़ी स्टार कास्ट से दूर रखने की कोशिश की है, ताकि लोग फिल्म को विषय के आधार पर चुने, ना कि हीरो के ब्रांड के बेस पर। Happy that today I get to make what I want to make. Today I'm happy that I get to make what I want to make. I'm happy that sticking to my guns in spite of everything against me has paid off in a small way that मेरे पास वो फ्रीडम है आज की डेट में, मैं जो करना चाहता हूँ कर ले रहा हूँ। I envy filmmakers from all over the world जहाँ पे कहीं भी ऐसा स्टार सिस्टम नहीं है। और स्टार सिस्टम हर जगह भी है और नहीं भी है। हॉलीवुड में भी स्टार सिस्टम है। हॉलीवुड में भी एक टॉम क्रूज है जो सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन टॉम क्रूज को आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है। यहाँ पे सब कुछ स्टार ड्रिवन होता है। स्टार सिस्टम तो रहेगा हर जगह। स्टार सिस्टम जर्नलिज्म में, स्टार सिस्टम स्पोर्ट्स में, स्टार सिस्टम हर जगह रहेगा, बट इट्स नेवर स्टार ड्रिवन। इट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, इट्स नेवर स्टार ड्रिवन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको जगह नहीं मिलती है। ये हमारे बॉलीवुड में होता है और सारे अवार्ड भी वही होते हैं, वही लोगों को हर साल अवार्ड मिलते हैं, वही सब कुछ होता है। वो सिस्टम अगर चेंज होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि हम वो करना बंद कर दे जो हम करते आ रहे हैं। अनुराग इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों बॉम्बे वेलवेट, अगली और डोगा के स्क्रीन प्ले और शूटिंग में बिजी हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अनुराग कश्यप का मानना है कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सही करना चाहो तो वो ठीक हो सकती हैं। अपने आप पर भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी आपके साथ नहीं होता है। अनुराग कश्यप ने फिल्मों में उन विषयों को लिया है जो हमारे बीच हैं, और आगे भी ऐसे ही कई विषयों के साथ वो हम सबके बीच नजर आते रहेंगे। तो अनुराग जी की आने वाली फिल्मों की सफलता के साथ साथ हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की उनको ढेरों शुभकामनाएं। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के। इसी के साथ अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। मिलते हैं कल इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी समय। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा वर्षाए सपनों में।
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।